हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 की साइंस की सीरीज यहाँ कंटिन्यू करूंगी और विज्ञान की इस सीरीज में हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो अम्ल क्षार और लवण चैप्टर था इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम पीएच स्केल को डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं कि पीएच स्केल है क्या, साथ ही पीएच का हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से प्रभाव होता है और कौन कौन से एरिया को ये अफेक्ट करता है, डिटेल में हम कवर करेंगे। ये जो सेशन है आप लोगों का डे 4 यहाँ पे होने वाला है। यदि आप बीपीएससी टीआरई के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं या आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो या आप 9th-10th की तैयारी कर रहे हो और साइंस के कंटेंट को लेकर परेशान है तो इस एनसीईआरटी सीरीज को आप यहाँ पे जरूर फॉलो करिएगा। कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा जिसमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ ही ये जो बीपीएससी टीआरई 4 की विज्ञान की सीरीज है इसके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसको आप जरूर चेकआउट करिएगा जिससे आपका टॉपिक वाइज कंटेंट यहाँ पे आपका प्रिपेयर होगा और आप लोगों के कंटेंट में यहाँ पे आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे हम शुरू करते हैं और इस सेशन को शुरू करने से पहले जो आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 सितंबर के महीने में इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए साइंस मैथ्स ग्रुप के कैंडिडेट के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपने बनाए गए हैंड रिटन कंटेंट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ डेमो के पेजेस देख पा रहे होंगे, ये प्लांट किंगडम का पेज है, ये आपका केमिस्ट्री का पेज है। तो इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक वाइज कॉन्टेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ इस ग्रुप के थ्रू मिलेगी। साइंस और मैथ्स के सभी विषयों, सभी सब्जेक्ट की यानी कि सभी जो कंटेंट है उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा ताकि आप लोगों का कंटेंट का एरिया अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हो। और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को 199 रुपए की यहाँ पे पेमेंट करनी होगी यानी कि मात्र 200 रुपए से भी कम अमाउंट में आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद जो कंटेंट को लेके परेशानी है या फिर आप यहाँ पे वर्किंग है या हाउसवाइफ है, किसी भी रीजन की वजह से कंप्लीट कंटेंट नहीं बना पा रहे तो कंप्लीट आप लोगों को बाइलिंगुअल कंटेंट इस ग्रुप के थ्रू मिलेगा। साथ में इस तरीके की इमेजेस वगैरह भी है ताकि आप लोगों को चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो, चीजें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इस ग्रुप के साथ वे सभी कैंडिडेट जुड़ जाइएगा जिसको साइंस मैथ्स को लेकर परेशानी है और विज्ञान और गणित के शिक्षक यहाँ पे बनना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ और दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डेमो और डिटेल मिल जाएगा। अब जैसे मैंने कहा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो डे 3 है उसमें हमने इस चैप्टर को शुरू कर ही दिया था। तो उस सेशन को भी जरूर देखिएगा अगर इस चैप्टर में आपको डाउट है। तो देखिए अब मैं आपके साथ समझाऊंगी पीएच स्केल को। ये पीएच स्केल है क्या, इसको जरा देखते हैं। पीएच स्केल में पी जो शब्द है ये किसके लिए है? पी जो शब्द है ये एक आपका फारसी शब्द जो कि क्या है, जो कि है यहाँ पे प्रोटेन्स, इस शब्द से यहाँ पे आया हुआ है। और ये जो प्रोटेन्स है इस शब्द का मतलब होता है पावर ऑफ, पावर किस चीज की? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर यहाँ पे बताता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन मतलब H+ आयन जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा कैसा होगा? अम्लीय होगा। और जिसमें H+ आयन जितना कम होगा वो कैसा होगा? विचारक होगा। तो इस डायग्राम को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पीएच स्केल है ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 0 से लेकर आपका 14 तक होती है। ये जो स्केल होती है इसमें जो बीच में आपका 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि जो चीज आपकी उदासीन होगी उसका पीएच मान कितना होगा? उसका पीएच मान होगा आपका 7। तो यहां पर हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता चलती हैं कि जिसका पीएच मान आपका कितना है, जिसका पीएच मान 7 है वे क्या होंगे? जिसका पीएच मान आपका 7 से कम होगा उसको क्या कहेंगे? और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए जिसका पीएच मान आपका बिल्कुल एग्जैक्ट 7 या 7 के आसपास आता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम उदासीन बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उदासीन यानी कि न्यूट्रल यहां पे कहा जाता है। और जिनका पीएच 7 से कम होगा, जितना भी वैल्यू चाहे वो 3, 4, 5, जितना पीएच आपका 7 से कम होता रहेगा उतना ज्यादा वो कैसा होगा? उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, यानी कि उतना ज्यादा वो अम्लीय होगा। मतलब वो आपका एसिडिक हो जाएगा
और जिसका पीएच 7 से जितना ज्यादा होता जाएगा वे क्या हो जाएगा, उसके अंदर OH माइनस आयन की मात्रा जो है बढ़ जाएगी और वो कैसा हो जाएगा, वे आपका क्षारीय हो जाएगा, वे आपका क्या हो जाएगा, वे आपका यहां पर बेसिक हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे पता चला कि एसिड में H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा है जो कि ब्लू कलर से दर्शाई गई है, और यहाँ पर H प्लस आयन की मात्रा कम होके OH माइनस आयन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होती है। तो हमें इस स्केल से ये भी पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, उसमें OH माइनस आयन की मात्रा नहीं होती, उसमें भी होती है। देखिए ये स्केल पतली हो रही है, इसका मतलब क्या है कि OH माइनस आयन यहाँ पे H प्लस आयन है, साथ में जो OH माइनस आयन है वे ज्यादा है, तो इसलिए ये आपका बेसिक हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में कुछ चीजें यहाँ पे बता रखी है जिनका पीएच मान हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है, जो कि आप लोगों के पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारे अमाशय में होगा, इसका पीएच लगभग 1.2 के आसपास होता है। जो हम यहाँ पे नींबू पानी पीते हैं, लेमन जूस, उसका पीएच 2.2 के आसपास होता है। जो प्योर वाटर होता है इसका पीएच 7 के आसपास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 के आसपास, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप NaOH बोलते हैं, इसका पीएच 14 के आसपास होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब इसके साथ साथ एक टेबल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, इससे हम कुछ चीजों को समझेंगे। जैसे कि अगर मान के चलिए कि मेरे पास 5 अलग अलग सैंपल दे दिए गए, एक का पीएच है 5, एक का पीएच है 7, एक का पीएच है 3, एक का पीएच है 11 और एक का पीएच है 8। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि बताइए कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल जो है वे आप बताइए। मैंने आपको क्या कहा, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ज्यादा अच्छा एसिड होगा। देखिए हमने इससे पहले वाले सेशन में इंडिकेटर, सूचक के बारे में पढ़ा था। सूचक हमें क्या बताते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षारक है, ये तो हमें पता चल गया। अब आप मुझे देख के बताइए कि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, क्योंकि दोनों का ही मान यहाँ पे 7 से कम है। मैंने अभी आपको बताया कि 7 से कम जिनका मान होता है, 7 से कम जिनकी वैल्यू होगी, वे आपके क्या होंगे, वे आपके अम्ल होंगे, एसिड होंगे। यानी कि 5 और 3 दोनों ही आपके क्या है, दोनों ही अम्ल है। अब हमें जानना क्या है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो जिसका मान जितना कम होगा, इसमें H प्लस आयन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए जिसकी पीएच वैल्यू जो है वे आपकी जितनी कम है, उसमें H प्लस आयन की मात्रा उतनी ही ज्यादा है। तो यहां पर जो C सैंपल है उसका आपका जो प्रबल अम्ल ये कहलाएगा। अब अगर मैं यहां पे वीक एसिड की बात करूं, यानी कि जो आपके दुर्बल अम्ल होंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अम्ल तो है, एसिड तो है, पर ये कैसा है, ये आपका वीक एसिड है। तो एसिड इनमें से कौन कौन से है, एक है A, एक है C। इसमें आपका क्या है, इसमें यहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी और इसका पीएच मान सबसे कम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। बट अगर हमें यहाँ पे वीक एसिड पूछा जाए, दुर्बल अम्ल पूछा जाए, तो ये होगा सैंपल A। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि उदासीन कौन है इनमें, उदासीन मतलब न्यूट्रल कौन है, तो न्यूट्रल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रल का आंसर हो जाएगा जिसका पीएच 7 है। सिंपल सी बात है। तो 7 किसका पीएच है, बी का पीएच है, तो ये हो जाएगा आपका बी। अगर मुझसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग बेस बताइए, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जो प्रबल अम्ल क्षार है, इस बार जो प्रबल क्षारक है वे बताइए, तो आप कहेंगे कि दोनों के दोनों क्षार हैं, यानी कि 11 वाला भी 8 वाला भी। प्रबल कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। एसिड में जितनी कम वैल्यू होगी वो ज्यादा अच्छा अम्ल होगा, और बेस में यानी कि जो क्षारक में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, जितना ज्यादा दूर जाएगा वे उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा, क्षार होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पर वीक एसिड, सॉरी वीक बेस अगर मुझे पता करना हो, यानी कि क्या,
दुर्बल क्षार मुझे यहाँ पे पता करना हो तो लास्ट वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ई। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि इस चीज से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे देखिए, यह आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जिसके अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे जरा देखते हैं, यहाँ पे बोल रखा है हायर द पीएच, यानी कि पीएच मान जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि क्या बोल रखा है कि जितना अधिक पीएच मान होगा उतना ही वो प्रबल अम्ल होगा। तो जरा पीछे जस्ट यहाँ पे देखिए, मेरे पास दो अम्ल थे। दो अम्ल कौन से थे? एक था 5 वाला, एक था 3 वाला। तो मैंने इनमें से कौन सा प्रबल माना? जिसकी वैल्यू सबसे कम है, यानी कि 3 वाले को मैंने प्रबल अम्ल माना। तो पीएच जिसका ज्यादा होता है वे आपका प्रबल अम्ल नहीं होता, जिसका पीएच कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। आई होप एग्जाम्पल से आप चीजें समझ गए। अब आगे बोल रखा हायर द पीएच, अगर पीएच ज्यादा होगा वीकर द एसिड, ये यहाँ पे सही है। कैसे? ये दोनों आपके एसिड थे पर इसकी वैल्यू बड़ी थी, तो ये कैसा हो गया? वे आपका दुर्बल अम्ल हो गया। ये आपका कैसा हो गया? एक वीक एसिड। तो हम कहेंगे कि यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि पीएच मान जितना ज्यादा होगा उतना वो वीक एसिड बनेगा, उतना वो दुर्बल अम्ल बनेगा। ये यहाँ पे सही है। अब आगे बोल रखा है लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, यानी कि पीएच मान कम होगा तो वो क्षार उतना प्रबल होगा। तो यहां पर फिर से आ जाइए, क्षार कौन कौन से थे? क्षार थे ये दोनों। अब इनमें से मैंने प्रबल किसको माना? प्रबल उसको माना जिसकी वैल्यू बड़ी है। यानी कि प्रबल मैंने किसको माना था? प्रबल माना था मैंने यहाँ पे 11 वाले को। तो कम वाले को माना या ज्यादा वाले को माना? तो आप कहेंगे ज्यादा वाले को माना आपने। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा कि लोअर द पीएच नहीं होना चाहिए था, पीएच मान क्षार में ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रखा है लोअर द पीएच वीकर द बेस। ये यहाँ पे सही है कि पीएच अगर कम होगा तो वो एक यहाँ पे दुर्बल क्षार होगा। तो इस हिसाब से सेकंड और फोर्थ यहाँ पे सही है। सेकंड और फोर्थ कहाँ पे दे रखा है? सेकंड और फोर्थ आप लोगों को डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा देखिए एक और प्रश्न है जो कि पीएच पर ही आधारित है। इस क्वेश्चन को भी जरा हम करते हैं। आई होप ये आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा होगा चीजें। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में H प्लस आयन देता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन सबसे ज्यादा किस में होते हैं? तो आपका आंसर होगा भाई अम्ल में ज्यादा होते हैं। ये तो बहुत बेसिक है कि H प्लस आयन किस में ज्यादा होंगे? वो आपका एसिड में ज्यादा होंगे। और एसिड का ये दो रिलेशन आप देखिए, जो एसिड होते हैं ना, जो अम्ल होंगे, ये चीज आपके समझने की है। इनका पीएच जो होता है वे कम होता है और इनमें H प्लस आयन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये आपका ज्यादा होते हैं। ये दो चीजें कि एसिड में, अम्ल में क्या होगा भाई? अम्ल में जो आपका पीएच होगा इनका वे कम होगा और H प्लस आयन इनमें ज्यादा होंगे। और अगर मैं यही क्षार की बात करूं, बेस की बात करूं, तो इनका पीएच जो होता है वे ज्यादा होता है और इनमें H प्लस आयन जो होंगे वे कम होंगे। तो हमें यहां से एक रिलेशन जो है ये पता चला। हमें यहां से रिलेशन क्या पता चलेगा? हमें यहां से ये रिलेशन पता चल रहा है कि जिस केस में पीएच जो है वे आपका कम है उसमें H प्लस आयन क्या है? उसमें H प्लस आयन ज्यादा है। तो इनका रिलेशन क्या है? जिस केस में पीएच जो होगा
वे आपका ज्यादा होगा, उसमें H प्लस आयन क्या होंगे, कम होंगे, और जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे उसका पीएच कम होगा। तो ये रिलेशन आप लोगों को, ये संबंध आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हम वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें बोला गया है इनमें से किसमें H प्लस आयन जो होंगे वे ज्यादा होंगे, जो अम्ल होगा उसमें। अगर मैं पूछूं आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH यानी कि बेस, इसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे, तो आप कहेंगे नहीं, इसका पीएच ज्यादा होगा, इसमें H प्लस आयन जो होंगे वे कम होंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये भी एक बेस है जिसका पीएच लगभग 10 के बराबर होता है, पर इसमें H प्लस आयन कम होंगे, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। अब अगला है लेमन जूस, लेमन जूस का पीएच 2.2 के आसपास होता है। अगला है अमाशय रस जिसका पीएच 1.1 के पास होता है, और मोर देन वन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। अब आप मुझे बताइए कि दोनों एसिड है, ये लेमन जूस भी और गैस्ट्रिक जूस भी, पर दोनों में से किसका पीएच कम है, किसका पीएच कम है, अमाशय के रस का पीएच कम है, और जिसका पीएच कम होता है, अभी मैंने बताया, जिसका पीएच कम होगा उसमें H प्लस आयन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका डी ऑप्शन। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब देखिए एवरीडे लाइफ में जरा पीएच का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ना है। अगर मैं एसिड रेन की बात करूं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, एसिड रेन, अम्ल वर्षा किसको बोलते हैं, ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान जो होगा वे आपका 5.6 से अगर नीचे चला गया तो ऐसी वर्षा को हम अम्ल वर्षा बोलते हैं, ये याद रखना है। इसके साथ साथ ये अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे केमिकल्स फैक्ट्री से निकलते हैं, ये जब पानी के साथ संपर्क में आते हैं, वर्षा के पानी के साथ, तो ये आपका यहां पे क्या बनाते हैं, ये आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके प्रबल अम्ल हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होती है, इन्हीं की वजह से आपकी यहाँ पे एसिड रेन होती है। तो यहां आपके कारण क्या है, एक है NO2 और एक है SO2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको याद रखना है ये इक्वेशन, और आपको कारण पता होना चाहिए, साथ ही इसमें यह पता होना चाहिए कि इसमें पीएच क्या होता है, 5.6 से कम होने पे आपकी अम्ल वर्षा होती है। साथ ही हमारा जो पीएच, हमारा जो बॉडी है, ये किस पीएच रेंज पे वर्क करता है, ये आपका 7 से लेकर 7.8 पीएच रेंज पे आपका वर्क करता है, यानी कि स्लाइटली क्या है, ये आपका स्लाइटली कैसा है, बेसिक है। इसके साथ साथ हमारी एनसीईआरटी के अंदर हम लोगों को यहाँ पे वीनस के एटमॉस्फेयर के बारे में भी बता रखा है। जो वीनस का जलवायु है वो कैसा है, वे आपका येलो व्हाइट क्लाउड से बना हुआ है, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो वहां पर लाइफ जो है वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखना है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के सामने एक प्रश्न है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द एटमॉस्फेयर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी कि वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे बोल रखा है ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ऑक्साइड ऑफ सल्फर क्या होता है भाई, SO2 को बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन किसको बोलते हैं, NO2 को बोलते हैं। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ऑक्साइड ऑफ सल्फर से क्या बनता है, यहाँ पे H2SO4 बनता है जब ये पानी के संपर्क में आएगा। और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से क्या बनेगा, ये आपका HNO3 बनेगा। तो इनकी वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो ये 1 और 2 यहाँ पे सही होना चाहिए, और 1 और 2 कहाँ पे दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों के एग्जामिनर यहाँ पे पूछ लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों को एक और क्वेश्चन बोल रखा है कि द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, पीएच जो है गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, हमारे पाचन में जो आपके जठर रस होते हैं इनका पीएच क्या होता है, ये आपका अम्लीय होता है। अगर कोई चीज अम्लीय होगी तो इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच आपका 7 से कम होगा। तो ये क्या है, ये है 7 से कम।
अगर ये 7 से कम है तो लेस देन 7, 7 से कम वाला सही है, मोर देन 7 या इक्वल टू 7 या इक्वल टू 0 यहाँ पे सही नहीं होगा। और इसका पीएच अगर आप जानना चाहते हैं तो एग्जैक्ट 1.1 यहाँ पे होता है। तो 1.1 जो है क्या है, ये इसका यहाँ पर पीएच है जठर रस का। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों को देखना है हमारे पाचन तंत्र के बारे में। आपको पता होगा हमारे पाचन तंत्र में एक डाइजेस्टिव जूस होता है और जिसमें हमारे जो स्टमक होता है, हमारा जो अमाशय होता है, इसके अंदर यहां पर रिलीज होता है HCl। कभी हम लोगों को इनडाइजेशन हो जाए, यानी कि खाना अगर हमारे शरीर में ना पचे, तो ये क्या करता है, इसके वजह से हमें पेन होने लग जाता है। तो इससे यहां पे आप लोगों को रिलीफ पाने के लिए हमें क्या बोला जाता है, हमें क्या लेना है, यहां पर बेस लेना है, यानी कि क्षार लेना है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक तरीके से एंट एसिड का काम करता है, जो कि क्या करता है, जो कि इस एक्सेस HCl को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यही पूछा जाता है कि HCl अगर ज्यादा रिलीज हो जाए, पेन इरिटेशन हो, तो क्या लेंगे, तो एंट एसिड का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। आपको इस टॉपिक में इतना यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछेंगे टूथ डिके के बारे में, दांत के टूटने से संबंधित। तो देखिए टूथ डिके में सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले टूथ डिके होता कब है, जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तब टूथ डिके होता है। साथ ही जो हमारे दांत होते हैं किसके बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड के बने होते हैं, जो कि क्या है, ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, किसका, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का, सॉरी। तो अगर आप चाहते हैं कि भैया आपके दांत ना टूटे, तो हमें क्या बोला जाता है कि 2 बार ब्रश करें। क्यों करें भाई 2 बार ब्रश, ब्रश में क्या होता है, बेस होता है, जो कि एक्सेस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक चीजें। अब इसके अलावा एक और टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए, जो कि है केमिकल वॉरफेयर। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर कभी भी मधुमक्खी के डंक से आपको काटा जाए, या फिर बिच्छू का डंक है, जो कि एक पौधा होता है बिच्छू वाला, जो हमारे गांव में तो होता है, उत्तराखंड में, आप लोगों का अभी मुझे इतना पता नहीं। तो बेसिकली ये जो बिच्छू का पौधा होता है, इसके पत्तों में ना बिच्छू की तरह छोटे छोटे कांटे होते हैं। अगर आप इन्हें टच कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपको जलन होती है। तो यूजुअली इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर यहाँ पर होता है मिथेनोइक एसिड। क्या होता है भाई, मिथेनोइक एसिड होता है, जिसको आप यहां पर फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है, और इससे बचने के लिए एक पौधे का प्रयोग किया जाता है, जो कि है डॉग प्लांट। डॉग प्लांट क्या है, एक तरीके से एक ऐसा मेडिसिनल पौधा है जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और ये क्या करता है, ये इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का यहाँ पर काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके अम्ल वर्षा है, जिसका पीएच 5.6 से कम होने पे अम्ल वर्षा होती है। अब ये वर्षा जाती कहाँ है, ये वर्षा जाती है आपकी नदियों में, मिट्टी में मिलती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो हमारे मिट्टी होती है, मृदा होती है, वे भी आपकी अम्ल हो जाती है। तो ऐसे केस में उनमें डाला जाता है, मिट्टी में डाला जाता है डोलेमाइट पाउडर। इसे आप एग्रीकल्चर लैंड में यूज करते हैं। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता होगा, आप मुझे बताइए कि अगर अम्ल वर्षा हो गई तो इससे क्या होगा, अम्ल वर्षा होने से हमारी जो मृदा है वे खराब होने लग जाएगी। तो डोलेमाइट पाउडर क्या करता है, इसके पीएच को क्या करेगा। अब देखिए अगर मान के चलिए कि सॉइल है, अगर ये अम्ल हो गई, किसकी वजह से, अम्ल वर्षा की वजह से अम्ल हो गई, अगर मिट्टी जो है अम्ल हो गई, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा कम। अब पीएच कम हो गया तो आपको दिक्कत हो गई। अब आप ये जो डोलेमाइट पाउडर डाल रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई चीज कम हो गई तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, उसको बैलेंस करने के लिए आप उसे ज्यादा करोगे, ताकि यहां पर क्या हो, ताकि यहां पर चीजें जो हैं
बैलेंस हो जाएं। समझे मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला कि हम डोलेमाइट पाउडर का प्रयोग करते हैं, यह बीपीएससी में पूछा गया ही क्वेश्चन है। डोलेमाइट पाउडर का प्रयोग क्यों करते हैं मृदा में? जब कभी भी अम्लीय वर्षा हो गई तो उससे क्या होगा, उससे पीएच मान क्या हो गया, कम हो गया। अगर पीएच मान कम हुआ तो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, उस चीज को ज्यादा करके। अगर मान के चलिए रसना आप बना रहे हो, उसमें ज्यादा पानी मिला दिया तो क्या हो गया, वो आपका बहुत पतला हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, थोड़ा और रसना आप मिलाओगे। तो यहां पर आप बैलेंस करने के लिए उसमें थोड़ा ज्यादा चीजें मिला रहे हो। तो डोलेमाइट का पाउडर क्या करता है, ये पीएच को इंक्रीज कर देता है। जो पीएच यहाँ पे अम्लीय वर्षा की वजह से कम हुई थी, उसको आप ज्यादा कर रहे हो ताकि वो चीज कैसी हो जाए, वो चीज संतुलित हो जाए, वो चीज बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर डोलेमाइट पाउडर क्या करता है, ये आपके पीएच को, मृदा के पीएच को यहाँ पे बढ़ा देता है। आई होप ये सेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे कैसा लगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करूंगी। जो भी कैंडिडेट ये वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, सितंबर के साइंस मैथ्स कंटेंट को लेके यहाँ पे परेशान है, तो इस ग्रुप के साथ यहाँ पे जरूर जुड़िएगा। इस ग्रुप के थ्रू आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा विथ इजी लैंग्वेज, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और ये जो ग्रुप है आप लोगों का कंप्लीट बाइलिंगुअल रखा गया है, ताकि आप लोगों को लैंग्वेज को लेके परेशानी ना हो। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।